डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स जो कि आपका एक मेजर विषय है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और वह चर्चा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार होगी और उसी के आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले बहुत सारी सीरीज़ में आप सबको फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देख सकें और सुन सकें। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जितने भी वीडियो आपको सेंड किए जा रहे हैं उन सभी वीडियोस को कम से कम 2 बार अवश्य देखें और प्रॉपर रिवीजन भी करते रहें। तो आइए चलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स की यात्रा पर। स्टूडेंट्स, जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार सबसे पहले आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सामान्य प्रविष्टि, जिसे हम जनरल एंट्री के नाम से जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही विषय के विद्यार्थियों को यह वीडियो ध्यान में रख कर के बनाया गया है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आपको पूरा स्टडी मटेरियल एक्जोटिक गाइडेंस के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो अकाउंटिंग के इस वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम लेंगे सामान्य प्रविष्टियाँ, जर्नल एंट्रीज, JOURNAL जर्नल एंट्रीज। आप सभी 12th तक इस से वाकिफ़ हैं और कोई विशेष इसमें सीखने का होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्स में है इसलिए आपका रिवीजन हो जाएगा। इस उद्देश्य से हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो रूपरेखा बनाई है हमने चैप्टर के लिए, आउटलाइन बनाई है जो सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे इसमें अकाउंटिंग और उसके बाद लेंगे नंबर 2 पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके बाद नंबर 3 पर हम लेंगे डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम के रूल क्या हैं, यानी कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री जो है उसका सिस्टम क्या है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, उसका रूल्स क्या है, उसके नियम क्या हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। फिर जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती है, जर्नल क्या होती है, जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती है और जनरलाइजिंग के सामान्यीकरण के नियम क्या हैं, जनरलाइजिंग के स्टेप्स क्या हैं और अंत में हम देखेंगे उदाहरण। तो इस तरह से ये पूरी आउटलाइन इस वीडियो की रहेगी। इसके हिसाब से हम लोग आगे, क्योंकि हम सभी अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो लेखा कर्म है, अकाउंटिंग है, उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले हम आज लेंगे लेखा कर्म का अर्थ और उसके बाद खातों का वर्गीकरण। अकाउंटिंग इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखा कर्म क्या है, बिजनेस की भाषा है, व्यवसाय की भाषा है। जैसे व्यक्ति आपस में चर्चा करते हैं तो वो हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती या किसी अन्य भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक उसी तरह से लेखा कर्म भी जो है उसे कहा गया है वो व्यवसाय की भाषा है। यानी व्यवसाय जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बिजनेस अपने आप को किस भाषा में एक्सप्रेस करता है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस। लेखा कर्म क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, व्यवस्थित प्रक्रिया है।
of recording, classifying, summarizing business transactions। व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि लेखा करने के लिए, प्रविष्टि करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, उनका वर्गीकरण करने के लिए, उनका सारांश निकालने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग, एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग ने अकाउंटिंग की जो परिभाषा दी है, जो डेफिनेशन दी है, उसके अनुसार अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgment decision by users of the information। तो लेखाकर्म का जो एसोसिएशन है, उसने जो परिभाषा दी है, उसके अनुसार यह एक प्रक्रिया है। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से आइडेंटिफाइंग यानी कि उसको चिन्हित किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है, मेजरिंग यानी उसका मापन किया जाता है, और कम्युनिकेटिंग यानी उसका संप्रेषण किया जाता है। किनका? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन का। जितनी भी आर्थिक सूचनाएं होती हैं, उनको पता लगाया जाता है, उनका मेजरमेंट मापन किया जाता है, और उनको संप्रेषण किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस, किसके लिए? कुछ निर्णय लिए जा सकें, कुछ आगे स्टेप्स लिए जा सकें, उसके लिए। किन लोगों के द्वारा? जो इनके उपयोग करता है, बाय द यूज़र्स, जो इनके उपयोग करता है, बाय द यूज़र्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग क्या है? हिसाब से एक प्रक्रिया है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, किनको? इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशंस को, और जिससे जो उपयोग करता है वो कुछ जजमेंट ले सकें, कुछ निर्णय निकाल सकें, इसलिए उनको एक सूचना के रूप में इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। तो लेखाकर्म क्या है? व्यवसाय की एक भाषा है जिसमें वर्गीकरण किया जाता है, सारांश निकाले जाते हैं, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद उसका संप्रेषण किया जाता है, और यूज़र्स के द्वारा निर्णय लेने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया लेखाकर्म का अर्थ या आशय। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं खातों का वर्गीकरण क्या होता है। खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार खातों को लिखने के लिए, अकाउंट्स को राइट डाउन करने के लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं। उन 3 मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार खातों को अलग अलग 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। वी डिवाइड द अकाउंट्स इन 2 पार्ट्स, अकाउंटिंग द गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें पहला आता है नंबर 1 पे, व्यक्तिगत या पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता या पर्सनल अकाउंट कहा जाता है इसको। और दूसरी ओर बी साइड पर आपको दिखाई दे रहा है इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल अकाउंट, अव्यक्तिगत खाता। तो इस प्रकार से खातों के मूल रूप से 2 प्रकार होते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर 1 व्यक्तिगत खाता, जिसे पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता, इम्पर्सनल अकाउंट। अब व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट्स को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत खाते 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, जिसमें सबसे पहला आएगा नेचुरल पर्सन्स अकाउंट्स।
नेचुरल पर्सन्स अकाउंट मीन्स स्वाभाविक व व्यक्तिगत खाते। स्वाभाविक व व्यक्तिगत खाते। फॉर एग्जाम्पल, जो जीवित व्यक्ति हैं, जो दिखाई देते हैं, जैसे वेदांश का खाता, हिमांशु का खाता, राजेश का खाता, एट्सेट्रा। यानी जो व्यक्तियों के खाते हैं जो नेचुरली दिखाई देते हैं वो कहलाते नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, स्वाभाविक व व्यक्तिगत खाते। फिर सेकंड टाइप आता आएगा आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट्स, यानी कि कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। ऐसे जो व्यक्ति की श्रेणी में तो जिनको शामिल किया गया है लेकिन वे दिखाई नहीं देते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम व्यक्तियों के खाते, जैसे कि LIC पर्सन्स अकाउंट, जिनमें कृत्रिम व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो दिखाई नहीं देते हैं। ये संस्थाएं होती हैं जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य प्रकार की कंपनियां जो मूर्त रूप में नहीं होती है, जो दिखाई नहीं देती हैं। तो व्यक्तिगत खातों का जो दूसरा प्रकार है वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स है। हम नंबर 3 की बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट यानी प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। व्यापार में कुछ आय और व्यय इस प्रकार की होती हैं जिनको हम आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं या प्रीपेड कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि मजदूरी का यदि भुगतान नहीं किया गया है तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। दूसरी ओर यदि हमने कुछ व्यय पहले से ही चुका दिए हैं, वी हैव पेड सम एक्सपेंसेस इन एडवांसेस, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज प्रीपेड। इस प्रकार के जो व्यय जिनको हमने पहले से ही चुका दिया है, अग्रिम रूप से चुका दिया है, वह कहलाएंगे पूर्वदत्त व्यय। और जिनको हमने चुकाया नहीं है, वर्ष के अंत में वो बाकी है, तो उसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होंगे ये सब प्रतिनिधित्व खाते के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट में शामिल इनको किया जाएगा। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत खाते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नेचुरल पर्सन्स अकाउंट्स, स्वाभाविक व व्यक्तिगत खाते। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट्स, कृत्रिम व्यक्तियों के खाते। और नंबर 3 पर आता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। अब दूसरी ओर चलते हैं, सेकंड नंबर का टाइप लेते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स, अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला रियल या वास्तविक खाते या रियल अकाउंट्स, और दूसरा आता है अवास्तविक खाते या नॉमिनल अकाउंट्स। अब जो रियल अकाउंट है, जो वास्तविक खाते हैं, उनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। उसमें पहला हैगा टेंजिबल रियल अकाउंट्स, मूर्तमान वास्तविक खाते, और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, अमूर्तमान वास्तविक खाते। जहाँ तक रियल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, वास्तविक खातों का प्रश्न है, टेंजिबल रियल अकाउंट्स में हम शामिल करते हैं लैंड अकाउंट, जिसमें भूमि का खाता, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, रोकड़ का खाता, स्टॉक या स्कंद का खाता, मशीनरी का खाता। कहने का आशय है कि जो दिखाई देती हैं वो संपत्तियों के खाते रियल अकाउंट्स में हम शामिल करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, मशीनरी एटसेट्रा एंड फर्नीचर इज आल्सो ए रियल अकाउंट। दूसरी ओर इंटेंजिबल अकाउंट्स में जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट और गुडविल अकाउंट, इन सभी को इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स कहा जाता है, अमूर्तमान वास्तविक खाते होते हैं। अब इम्पर्सनल अकाउंट का सेकंड टाइप ले लेते हैं, जिसको कहा गया है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स यानी अवास्तविक खाते, इनको नाम मात्र के खाते के नाम से भी जाना जाता है, नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट्स। जैसे हानि का खाता लॉस अकाउंट,
एक्सपेंडिचर अकाउंट, व्यय का खाता, प्रॉफिट अकाउंट, लाभ का खाता और आय का खाता यानी इनकम अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा है अभी, और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से इनका वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। वीडियो के इस भाग को हम यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपसे आगे के भाग के लिए फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।